दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम अंगारों को, अंगारा परिवार के तमाम सदस्यों को और इस देश के तमाम राष्ट्रभक्तों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, मेरे अंगारों, जिस तरह का प्यार आपने दैनिक अंगारा को दिया है और खास करके हमारी जो पिछला अंक था जिसमें हमने ट्रिपल जे फोरम जो आईएसआई की बनाई हुई एक नई साजिश है, उसके ऊपर बातचीत करी थी, उसको जिस तरह का प्रेम आपने दिया है, उस प्रेम को पाकर हम सब अंगारे अभिभूत हैं। आज फिर आर्य भाई हमारे साथ हैं और आज हम चर्चा करेंगे एक उ उबलते हुए मुद्दे के ऊपर और वो उबलता हुआ मुद्दा है कि पाकिस्तान ने कौन-कौन से मिसाइल्स जो हैं, वो भारत के ऊपर उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दागी थी और उन मिसाइल्स को कैसे-कैसे भारत ने इंटरसेप्ट किया और उनकी परमाणु कैपेबल मिसाइलों तक को हमने इंटरसेप्ट किया है और ये पूरी दुनिया के लिए आँखें खोल देने वाली बात है कि उस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो कि टैक्टिकल ऑपरेशन था आतंकवादियों के खिलाफ, जिस पूरे के पूरे ऑपरेशन में किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया गया था, उस पूरे के पूरे मिशन के अंदर उन्होंने परमाणु न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स तक का हमला भारत के ऊपर किया। दूसरी जो बहुत बड़ी एक खबर निकल कर सामने आ रही है, वो खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के अंदर मौजूद हरि मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिशें करी और हरि मंदिर को निशाना बनाकर बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी गई। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधा आर्य भाई के पास चलता हूँ। आर्यन भाई, कैसे ये सारी की सारी जो नई परिस्थितियां और नई जानकारियां सामने आ रही हैं, आप इन सारी की सारी जानकारियां और इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? पहले तो दैनिक अंगारा के तमाम अंगारे आपका स्वागत करते हैं। आप फिर से हमारे साथ आए हैं और जो साथी हमें नए देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आर्यन भाई पंजाब से हमारे एक अंगारे हैं और इनका चेहरा जो छुपाना है और जो चेहरा ना दिखाने का जो निर्णय है, वो इनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ निर्णय है, ताकि इनका जो चेहरा है, वो पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे दहशतगर्द बैठे हैं, उनको भी पता ना लगे और भारत के अंदर भी जो हमारे राष्ट्रद्रोही बैठे हैं, उनको भी पता ना लगे। हाँ, तो आर्यन भाई, इस पूरे के पूरे सिलसिले को आप किस तरह से देखते हैं और आप एक बार दर्शकों को भी इस बारे में सरसरी तौर पर जानकारी दे दें। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर स्थान देने के लिए और दैनिक अंगारा के जितने भी दर्शक हैं, उन सबको मेरी राम-राम, हर हर महादेव। और आज हम दैनिक अंगारा के दर्शकों को बहुत मेन जो इस समय मुद्दा भड़का हुआ उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही विध्वंसक मिसाइलों पर भारत पर हमला किया था उस रात, जो बात सीज़ फायर तक पहुँच गई। सबसे पहले तो इन्होंने 2 मिसाइल दागी हैं भारत के ऊपर, जिसका नाम है फ़तेह 1 और फ़तेह 2। फ़तेह 1 जो है वो एक रॉकेट है, प्रॉपर इज़ ए बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान कहता है और दुनिया के विशेषज्ञ इसको बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मानते। ये एक रॉकेट सिस्टम है, एमआरएल जिसे कहते हैं, मिसाइल रॉकेट लॉन्चर। और हुँ, उसमें फ़तेह 1 जो है, वो 140 किलोमीटर रेंज की मारक क्षमता रखती है, जो 140 की दूरी तक किलोमीटर की दूरी तक भी जाती है। और ये मिसाइल इन्होंने टारगेट करी आदमपुर एयरबेस को करते हुए। अच्छा। हाँ जी, और फ़तेह 2 जिसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर बताते हैं, पाकिस्तान बताता है, लेकिन ये 400 तो नहीं है, उससे कम है, बट ये फ़तेह 1 से ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है। ये मिसाइल इन्होंने सिरसा की तरफ दागी थी, हरियाणा में जो एयरबेस है, उसको हिट करने के लिए। ये रॉकेट है दोनों, फ़तेह 1 और फ़तेह 2। और इस चीज़ को हमें बहुत चर्चाएँ चल रही हैं कि जो ड्रोन मार गिराए जाते थे, उसमें भी एस-400 का नाम आता था। जब फ़तेह गिराई गई, उसमें भी एस-400 का नाम आया। और जब ये शाहीन मिसाइल का खुलासा हुआ कि इन्होंने दागी हम पर, उस पर भी ये किया। लेकिन कोई भी मिसाइल सिस्टम होता है, हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, हमारे पास अनेकों डिफेंस प्रणालियाँ हैं। मतलब एक लेयर है हमारे यहाँ पर, 5-6 लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे यहाँ। मतलब एक प्रणाली ये काम करेगी, दूसरी प्रणाली जो है वो दूसरी लेयर होगी। आपके ऊपर कवच है, एक कवच हुँ, जो है उसकी एक लेयर में ये धातु है, उसकी उस कवच की दूसरी लेयर में फलाना धातु है।
इस प्रकार ये जो कवच है हमारा अनेकों लेयर का है, कम से कम 7-8 लेयर का है, अगर मैं इसको साधारण भाषा में बताना चाहूँ। ठीक है। तो सभी जगह एक सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि इतने उसमें बैटरीज़ नहीं होती, उसमें उतने मिसाइल्स नहीं होती कि वो सभी को हिट करता रहे। और कई डिफेंस सिस्टम जो होते हैं वो बहुत महँगे कॉस्टली मिसाइल्स के होते हैं, और छोटे-छोटे टारगेट को नष्ट करने के लिए अपनी कॉस्टली मिसाइल कभी नहीं दागते वो। उनको ठीक दागने है। के लिए अलग-अलग सिस्टम होते हैं। मतलब अगर रथी आ गया उसको कौन मारेगा, महारथी आ गया उसको कौन मारेगा, और हाथी आ गया तो उसको कौन मारेगा, पैदल सैनिक को कोई और मारेगा। इस हुँ, प्रकार मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रणालियाँ काम करती हैं। तो फर्स्ट जो एयर बेस को टारगेट करने के लिए इन्होंने जो रॉकेट छोड़े थे फतेह नाम के, उसको हमारे एमआर सैम सिस्टम ने नष्ट किया। एमआर सैम सिस्टम मीन्स मीडियम रेंज सरफेस टू अर्थ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अच्छा। सरफेस टू मिसाइल सिस्टम है मीडियम रेंज की, और इसमें वर्क करती है ब्राक 8 मिसाइल, जो भारत में ही बनाई जाती है। और ये उपकरण जो है ये इज़राइल और भारत का साझा प्रोजेक्ट में इसको विकसित किया गया था। इसका नाम है ब्राक 8 मिसाइल, और ये बराक एम एक आर मिसाइल। सैम, हाँ, MRSAM जो है मिसाइल उस श्रेणी में ये आती है उसमें। तो ये ब्राक मिसाइलों ने इसका मेन काम तो हमारे एयर बेसों की सुरक्षा करना है। ब्राक मिसाइल जो है इसका मेन काम हमारे एयर बेसिस की रक्षा करना है, और उस रात उन्होंने अपने एयर बेस की सुरक्षा बहुत ही 100% सफलतापूर्वक करी। इन्होंने इनकी फतेह मिसाइल को गिरा दिया। और उसके अलावा सेकंड जो इन्होंने अभी खबर चर्चा चल के आई है कि इन्होंने हरिमंदर पर, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर नगर में हरिमंदर को टारगेट किया, जो हरिमंदर जिसको हम हिंदी अनुवाद में स्वर्ण मंदिर और अंग्रेजी अनुवाद में गोल्डन टेम्पल कह देते हैं। हुँ, इसको टारगेट करने के लिए इन्होंने तुर्की के टर्किश बॉम्बिंग ड्रोन छोड़े, जो बॉम्बिंग मिशन को अंजाम देने वाले टर्किश ड्रोन सिस्टम, इन्होंने ड्रोन छोड़े थे अमृतसर शहर के ऊपर, और बिल्कुल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए, हरि मंदिर को निशाना बनाने के लिए। और इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है, जो सेना के सूत्र बता रहे हैं और एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं, थिंक टैंक हमारे बता रहे हैं, इसका इसके ऊपर ड्रोन हमला करने का मतलब ये था कि आसिम मुनीर ने ये ड्रोन हमले करने से के समय उसने एक बयान दिया था कि भारत खुद ही अमृतसर के ऊपर मिसाइल छोड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये शायद हर दर्शक को, हमारे हर अंगारे को पता होगा। हाँ जी। और पहले ये बयान देता है इस प्रकार का आसिम मुनीर, सिखों को पहले ही भड़काने के लिए, उसके बाद खुद ही अमृतसर के ऊपर हरिमंदिर को टारगेट करते हुए टर्किश ड्रोन, तुर्की के जो बॉम्बिंग ड्रोन है, उसको उसको हरिमंदिर के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए छोड़ता है। इसके पीछे का जो मकसद ये था, इसके पीछे का साफ-साफ मकसद ये था कि हमारी भारतीय सेना में जो सिख सैनिक काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सैन्य सेवा दे रहे हैं, या पंजाब में जो सिख हैं, वो एक अलगाववाद का रूप पकड़ जाए इस मुद्दे को लेके, कि भारत ने ही खुद ही करवा दिया। इसके पीछे ये मकसद था हरिमंदिर के ऊपर ड्रोन छोड़ने का पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के इस मकसद को नाकाम किया हमारे आकाश सिस्टम ने, आकाश 1S सिस्टम ने, आकाश एनजी नहीं, आकाश 1S सिस्टम ने इनके ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, और वहीं पर ही उन्होंने नष्ट किया, जिस कारण हमारा हरिमंदिर जो है अमृतसर का, वो आज सुरक्षित है, और हुँ, श्रद्धालुगण अपने दर्शन कर पा रहे हैं बहुत सुरक्षा से। अन्यथा अगर ये सिस्टम हमारे पास नहीं होते तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होते। और इन हमलों के बाद में एक पंजाब के लोगों पर या सिखों पर या और लोगों पर इसका क्या असर पड़ता, अगर ये हमला उनका सक्सेसफुल हो जाता पाकिस्तान का, तो क्या असर पड़ता। तो हम तो एक घरेलू ही मतभेद में उलझ जंग के में। रह जाते। बिल हाँ, अगर ये सिस्टम ना हो तो कितनी बड़ी एक साजिश थी ये पाकिस्तान की, अमृतसर को टारगेट करने के, हरमिंदर को टारगेट करने के लिए। और अब तीसरी हम जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक। ठीक है, आप तीसरी जो शुरू करें। समाचार है, हाँ जी, तीसरा जो समाचार है वो तो क्या कहते हैं, वो तो सबसे भयानक है हमारे लिए। मतलब भयानक हो सकता था अगर हम कैपेबल नहीं होते, तो कितनी भयानक स्थिति होती आज।
ये है कि पाकिस्तान जो अपनी सबसे श्रेष्ठ मिसाइल जिसे कहता है, जिसे अपनी सबसे घातक मिसाइल बताता है, वो शाहीन मिसाइल है। हम्म। शाहीन 2 मिसाइल उसने विकसित कर ली है और उसके प्रोडक्शन भी की हुई है और वो आर्मी में उसने इंडक्ट भी किया हुआ उसका। इंडक्ट भी किया। शाहीन 3 का जो है, हाँ जी, शाहीन 3 जो है वो अभी अ, विकसित की फेज में है, अभी विकसित नहीं हुई है, वो टेस्टिंग फेज में है इस समय। तो लेकिन ये जो शाहीन 2 मिसाइल है, ये अब तक की इसका जो सब श्रेष्ठ वर्जन है शाहीन मिसाइल का, और जो अपग्रेडेड वर्जन है, ये एक परमाणु कैपेबल मिसाइल है और हम्म। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है। परमाणु कैपेबल कैपेबल मिसाइल है ये, और इसने ये मिसाइल छोड़ी थी नूर खान एयरबेस से। जो ठीक है। सैन्य समाचार हैं, जो भारत ने बताया है कि नूर हम्म। खान एयर बेस जो है वो शाहीन मिसाइल का लॉन्चिंग लोकेशन है। ये शाहीन मिसाइल को लॉन्च करता है वो नूर खान एयर बेस की तरफ से। ठीक है। रावलपिंडी से ये लॉन्च की जाती है ये मिसाइल, अपने इसने रखी हुई। और ये मिसाइल को आप ये देख लीजिए कि इसको भी इंटरसेप्ट करने के लिए S-400 की जरूरत नहीं पड़ी है, और ये एस फोर हम्म। हंड्रेड का काम ही नहीं था इसको इंटरसेप्ट करना। S-400 जो थी वो इसका काम नहीं था, लेकिन वो उसका रोल बहुत बाद में आता। लेकिन इस मिसाइल को कहते हैं कि अभी जो मैंने आपको मिसाइल बताई, क्रूज मिसाइल बताई थी, जो रॉकेट है उनका फतेह। फतेह है, वो हाँ। हाँ, वो क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल होती है कि ये आपके क्रूज करते हुए आपकी तरफ आती है। जिस प्रकार एक प्लेन है, एक प्लेन हम्म। कराची से उड़ता है और वो दिल्ली की तरफ प्लेन आता है, वो क्या है, वो उस चीज को कहते हैं हम क्रूज करके आना। क्रूज, वो तैरता हुआ हवा क्रूज के करके, ऊपर तैरता हुआ। हाँ, तैरता हुआ वो आता है। और जो हवा के ऊपर तैरता हुआ आता है वो धरती के वातावरण के 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच बीच के हिस्से में ही क्रूज करता है। धरती का ठीक जो है। वातावरण है वो हमारी धरती से लेकर, भूमि से लेकर ऊपर 100 किलोमीटर तक है। ये जो रहता है इसको धरती का वातावरण कहते हैं, और इसी के भीतर ही क्रूज करता हुआ आता है। ठीक इसको है। इसको इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइल होती है, जो इसको इंटरसेप्ट करे और इसको नष्ट करे हवा में, उसको हम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो मिसाइल होती है वो भी क्रूज मिसाइल होती है। वो इनको अच्छा। इंटरसेप्ट करती है और हवा में नष्ट करती है। हम्म। बट बैलिस्टिक मिसाइल को जो होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की अलग तरीका होता है उसके लॉन्च होने का। वो धरती के वातावरण से बहुत ऊपर जाती है, 400 किलोमीटर के ऊपर तक चली जाती है। पहले ठीक वो है। धरती के वातावरण को क्रॉस करती है। उसको क्रॉस करने के बाद उसमें जो नेविगेशन सिस्टम होता है, वो उसको पहले लेके आता है जिस एरिया पर लॉन्च कर दिया इन्होंने, मतलब जहां पर ये बरसानी है उसकी लोकेशन पर जाता है ये। ठीक है। मतलब आपके बगल में एक, आपके पड़ोस में एक, दो घर छोड़ के एक घर है, आप उस पर एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ना चाहते हैं। वो पहले, एक रॉकेट जो होगा वो पहले आपके घर से बहुत ऊपर उड़ेगा, और बहुत वो ऊपर वहां उड़ने के हवा में बाद तैनात में, रहेगा। हाँ, वो बहुत ऊपर उड़ने के बाद में वो आपके दुश्मन के घर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ की आएगा। वो वहां पर आने के बाद फिर वो नीचे की तरफ में जाएगा। उसको सेकंड फेज कहते हैं। उसके बाद में थर्ड फेज उसका स्टार्ट होता है जब ये नीचे की तरफ आता है, टारगेट की तरफ। ठीक है। हाँ जी। तो उसको थर्ड फेज कहते हैं। उसको जो है उसको इंटरसेप्ट किया हमारे AAD सिस्टम ने, AAD-1 सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया, और उसको कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर उसको नष्ट कर दिया कि उसका मलबा तक भी भारत में नहीं गिरा। अच्छा। हाँ जी, उसका मलबा तक भी, ये जो इसने फतेह मिसाइल थी, फतेह मिसाइल का तो मलबा इनका गिरा था यहाँ पर। आपको पता होगा कि हाँ, पंजाब में भी सिरसा उसका में भी। मलबा नजर हाँ, आया। सिरसा में भी हाँ उसका जी, मलबा सिरसा मिला में है। भी हम्म। मिला है, बिल्कुल बिल्कुल। बट जो शाहीन मिसाइल है उसका मलबा नहीं मिला। और हम्म। शाहीन मिसाइल जो है वो हवा के इतनी, मतलब कोई हमारी मिसाइल बहुत दूरी पर गई उसको हिट किया है, जो उसका मलबा हमारी तरफ नहीं आ पा। क्योंकि हम्म। मलबा हमारी तरफ आना ये बहुत, ये भी गंभीर चीज होती है। अगर वो मिसाइल न्यूक्लियर
लोड जो है, पेलोड है वो लेके आती, तो उसका थोड़ा-सा भी मलबा आ जाता तो वो हमारे लिए रेडी। नुकसानदेह था। इसीलिए जो ठीक है। बीएमडी शील्ड होती है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उसको बीएमडी। इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इसको हवा के मतलब धरती के वातावरण से भी जो ऊपर का जो हिस्सा है उस वहां पर टारगेट करो, इसको नजदीक मत आने दो। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होती है, अगर वो उसका मलबा भी वहां पर हमारी धरती पर गिर जाए, वो भी नुकसानदेह होता है। बेशक वो अपने टारगेट को हिट ना कर पाए, लेकिन उसका मलबा गिरना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता उसको। वो आपको नुकसान क्या पहुंचा लगता सकता है है कि उस छोटे से एरिया से। जो शाहीन हाँ दो जी। इन्होंने लॉन्च करी थी, क्या उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर हेड थे? शाहीन तो एक लॉन्च करी, इन्होंने फतेह 2 लॉन्च करी थी इन्होंने, फतेह 1 और फतेह 2। हाँ, शाहीन जो लॉन्च फतेह। करी वो शाहीन 2 लॉन्च करी। हाँ, उसका जो वेरिएंट है, जो शाहीन शाहीन का जो वेरिएंट है वो शाहीन 2 वेरिएंट है। शाहीन 2 में क्या ऐसा है कि उन्होंने उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर हेड रखे थे और उसी के बदले में भारत ने किराना हिल्स को टारगेट किया? हाँ, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग प्रश्न किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने किया है। ये जो एक्चुअली था, ये इन्होंने कन्वेंशनल किया, इसमें पेलोड कन्वेंशनल पेलोड था, न्यूक्लियर पेलोड नहीं था। अच्छा। कन्वेंशनल पेलोड वो होता है जो पारंपरिक विस्फोटक होता है, जब जैसे किसी देश के पास जब पहले न्यूक्लियर नहीं होते थे, या किसी देश हम्म। के पास आज के समय न्यूक्लियर नहीं है, अगर उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वो अपने पारंपरिक जो विस्फोटक होता है उसको लोड पेलोड करता है और वो छोड़ता है। तो ठीक है। ये ये कैपेबल तो है न्यूक्लियर पेलोड के लिए कि ये न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकती है, लेकिन इसके पास में उस समय कन्वेंशनल पेलोड था, न्यूक्लियर नहीं था। ठीक। ठीक है। हाँ जी। और लेकिन अगर मान लो भारत के पास में ये टेक्निक है कि वो पकड़ सकता है कि जो जो मिसाइल आ रही है, इसने न्यूक्लियर बैलिस्टिक पेलोड कैरी किया हुआ है या कन्वेंशनल पेलोड कैरी किया है, इसको जानने की भारत के पास में एक अच्छी खासी टेक्निक है, जो सभी देशों के पास तो नहीं है। हम्म। हमारे पास ऐसी है कि हमारी दुश्मन ने मिसाइल छोड़ी है और वो ये इस समय न्यूक्लियर ला रहा है या पारंपरिक विस्फोटक ला रहा है, इसको जानने पहचानने का हमारे पास में सिस्टम टेक्निक है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास ये सिस्टम ना होता, मान लो हम यही समझ जाते कि इसने तो हमारे ऊपर न्यूक्लियर ही छोड़ी है, हम्म। तो फिर इसका मतलब ये था कि जो सेकंड स्ट्राइक थी भारत की, वो कितनी खतरनाक होती पाकिस्तान के ऊपर, हाँ। कि आपने एग्जैक्ट। उसने मिसाइल छोड़ दी न्यूक्लियर, हमने नष्ट कर दी है, अब हमारी बारी है न्यूक्लियर छोड़ने की। तो वो तो हम्म। सेकंड स्ट्राइक के काबिल भी नहीं रहता पाकिस्तान। तो जो किराना तो हिल्स की घटना पूरी दुनिया में इस टाइम पे दबे आवाज हाँ जी, में गुनगुनाई जा रही है, वो किराना बिल्कुल हिल्स बिल्कुल की बिल्कुल। घटना से पहले इन्होंने शाहीन 2 हमारे ऊपर छोड़ी थी, या उस किराना छोड़ दी हिल्स के थी। बाद इन्होंने, मतलब भारत की नहीं, पहले प्रतिक्रिया? छोड़ी थी। तो अब भारत की देखिए, अब प्रतिक्रिया जो थी। इसके बाद में भारत की प्रतिक्रिया देखिए क्या थी। जब ठीक है। इन्होंने शाहीन मिसाइल छोड़ी, हाँ। अब हमारी सेकंड सेकंड स्ट्राइक का समय आ गया था। अब हम्म। सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी का समय था। उनकी तो हमने फर्स्ट स्ट्राइक थी, उसको तो हमने नष्ट कर दिया। अब जो हम्म। सेकंड फेज है, जिसमें भारत को अपने बचाव में मिसाइल छोड़नी होती है, परमाणु मिसाइल छोड़नी होती है। अगर देखा नियम के हिसाब से देखा जाए कि दुश्मन ने छोड़ दी, हमने बचाव कर लिया अपना, अब हमारा समय है मिसाइल छोड़ना, हम उस फेज में आ गए थे एक तरह से उस समय, जब इन्होंने शाहीन मिसाइल छोड़ी और हमने नष्ट करी। और हमने इनके जवाब में उसी समय, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु लॉन्च के दो ही अड्डे हैं, एक सरगोदा का किराना हिल्स और दूसरा रावलपिंडी का नूर खान बेस। हम्म। ये दो जो एयर बेस हैं, ये दोनों ही इनके न्यूक्लियर स्ट्राइक के बेस माने जाते हैं, जहां से ये न्यूक्लियर लॉन्च कर सकता है। और भारत ने ठीक है। त्वरित कर कार्रवाई करते हुए नूर खान एयर बेस को नष्ट कर दिया। नूर खान एयर बेस को नष्ट करने के बाद उसकी जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली जो साइट थी, वो बिल्कुल नष्ट कर दी, मतलब वो लॉन्च ही नहीं कर सकता था। जब उन्होंने नूर खान एयर बेस को उड़ा दिया, तो इसका मतलब ये था कि वो अब न्यूक्लियर मिसाइल को उस समय लॉन्च नहीं तो कर सकता था, वो उसकी हम्म। क्षमता गवा चुका था जब नूर खान एसवीआर गवा दिया शाहीन के जवाब हम्म। में। और उसी के बाद में सरकोदा का जो एयरबेस था वो उड़ा दिया, और किराना हिल्स पर इन्होंने हमला कर दिया। हम्म। किराना की जो परमाणु साइट्स है उस पर उसको हमने टारगेट कर दिया।
यानी हमने दुश्मन की चलाई हुई न्यूक्लियर को भी रोक दिया, और दुश्मन जिस एरिया से अपने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करता था या कर सकता था, जहां से उसने करी, उसको भी हमने नष्ट कर दिया। अब तीसरा तो सिर्फ एक ही विकल्प बचता कि अब भारत न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ता है, ये कहकर कि पाकिस्तान ने हम पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, हम तो बच गए, लेकिन अब हम इसको नहीं छोड़ते। और अगर वो कर देता तो पाकिस्तान पूरा का पूरा तबाह था। क्या ये हम उसी रात की बात कर रहे हैं जिस रात की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी? बिल्कुल, यही वही बात है। ये रात की बात नहीं है, ये दिन की बात है। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया के सामने इसको बताया था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप टीवी के बंदे हम्म। रहे हैं तो थोड़ा सा नमक मसाला लगाकर तो वो बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हाँ बातों जी। में सच्चाई तो थी कि हम पूरे के पूरे एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही जा रहे थे। और ये भारत की बिल्कुल। समझदारी रही कि भारत ने उस चीज को कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स से ही सरगोदा मतलब किरियाना और नूर खान एयरबेस जो था उन दोनों को तबाह कर दिया। कि वो अच्छा, एक दोबारा से न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने के काबिल ही नहीं रहे उस समय काबिल ही नहीं के बने। लिए, उस समय तक। हाँ, हमने मतलब उनको इतना कितना हमने डैमेज किया एडवांस है वो स्टेज में पहुंच गए। हमने हाँ उनको जी। कितना और डैमेज किया है कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को दोबारा प्राप्त करने में उन्हें कितना वक्त लग सकता है। हाँ जी। आपका प्रश्न दोबारा से दोहराइए, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट का सवाल प्रॉब्लम आ आपसे रही है आर्यन आपके भाई कुछ। ये है कि हमने हाँ जी। उनको कितना डैमेज किया है नूर जो किराना हिल्स और नूर खान एयरबेस है कि भैया हम्म। उनको अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनको दोबारा से हम्म। रिवाइव करने में कितना वक्त और लग सकता है। एक तो ये कि हमने उनको इतना डैमेज किया कि वो एक हफ्ते के अंदर दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। एक ये कि एक महीने के अंदर कर लेंगे, एक ये कि एक साल के अंदर कर लेंगे, या हमने उनको बियॉन्ड हम्म। रिपेयर डैमेज कर दिया है। देखिए, दोबारा से वो जो स्ट्राइक होती है, जैसे हमने उसकी स्ट्राइक कर दी, जहां से वो लॉन्च कर सकता था वो हमने एयरबेस उड़ा दिया, वो लॉन्चर पैड को उड़ा दिया हमने। तो वो अगर बहुत तेज, अगर मान लो कि अमेरिका होता पाकिस्तान की जगह, तो उसको कम से कम 48 घंटे लगते दोबारा से कैपेबिलिटी प्राप्त करने में। ठीक है। वो लॉन्चर्स को दोबारा से चलाने के लिए 48 घंटे। लेकिन ये 48 घंटे बहुत होते हैं, ये मतलब जब आपने हाँ, आपके न्यूक्लियर न्यूक्लियर अड्डे ही उड़ गए, तो आपको तो 1 घंटा भी नहीं देगा दुश्मन देश, वो हाँ, हाँ, आपको 48 मिनट भी नहीं देगा। कर देगा। 48 मिनट, वो 48 घंटे तो बहुत ही ज्यादा हो गए, वो तो सदियों की बात हो जाती है एक प्रकार से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो उस समय तो उस देखो, ये न्यूक्लियर वार जो होती है ये बहुत फास्ट होती है, और इतनी फास्ट मूव करती है कि इसमें हाँ, अगर हम आपके पास आपका लॉन्चर आपका उड़ चुका है, तो आपको 15 मिनट भी नहीं देगा दुश्मन, और आपको तबाह कर देगा। फिर जब मुल्क होगा ही नहीं तो कौन लॉन्च करेगा 48 घंटे बाद। किराना हिल्स के बारे में आर्यन भाई आपका क्या कहना है? क्योंकि किराना हिल्स पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य की वो गुत्थी बन चुकी है जो सुलझाना हर कोई चाहता है लेकिन खबरें नहीं निकल रही। हाँ, यहाँ पर तो पहले तो इन्होंने जैसे पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान पहले तो एक दुश्मन धमकी दिया करता था कि हमारे पास हाँ, परमाणु है, हम छोड़ देंगे। अब तो हमने इसका डेमो भी देख लिया कि वो छोड़ भी देगा तो वो क्या कर सकता है, हमारा क्या बिगाड़ हाँ, सकता है। और हाँ, इस युद्ध में तो हमने डेमो भी देख लिया कि उसने छोड़ा भी, परमाणु कैपेबल मिसाइल छोड़ी भी, और हम क्या कर सकते हैं, और वो मिसाइल कहां तक उसकी काम कर सकती है, वो डेमो भी हमने देख लिया। वो डेमो बिल्कुल। को देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था, बड़ा फेमस अभी, कि हमने इनकी परमाणु धमकियों को, ब्लैकमेलिंग को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया है। ये ये बयान बिल्कुल ये सुर्खियों में रहा। ये सुर्खियों में रहा, और उसका मतलब अब समझ में धीरे धीरे आ रहा है, उस बयान के क्या एक मतलब थे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। उस बयान का सीधा सीधा मतलब यही था कि मान लो आपने हम पर उस रात शाहीन में कन्वेंशनल पेलोड की बजाय आपने न्यूक्लियर भी छोड़े होते, तो हम उसी प्रकार हवा में उसको नष्ट कर देते, और उसके 1 घंटे के भीतर पूरे का पूरा पाकिस्तान तबाह होता। हम्म। यानी आप एक फर्स्ट स्ट्राइक, पहले तो एक मानसिकता थी ना हमारे यहाँ पर देश में। पहले तो हाँ, हमारी ये मानसिकता होती थी, जब अटल बिहारी जी ने कहा था कि ठीक है, अगर पाकिस्तान छोड़ना चाहता है परमाणु मिसाइल, तो हम 1/3 मुल्क अपना त्यागने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान पूरा नहीं बचेगा। अब हम उस मानसिकता से भी बाहर आ चुके हैं, हम हाँ, उस स्टेज से भी बाहर आ चुके हैं।
कि अब हमें अपना 1/3 हिस्सा भी गँवाना नहीं पड़ेगा। अब हम उसको उसकी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देंगे और उसके बाद पाकिस्तान पूरे का पूरा नहीं बचेगा। यानी हमारी हमारी एक मटकी टूटेगी लेकिन उसका कुछ भी नहीं रहेगा। अरे हमारी आर्यन तो भाई, एक हमारी तो हाँ जी। एक बहुत बड़ा रहस्य और दुनिया में है हाँ जी। कि पाकिस्तान के हाथ में ये परमाणु हथियार लगे कैसे। क्योंकि कोई भी हाँ, दुनिया में समझदार आदमी ये मानने को तैयार नहीं कि AQ खान ने उनको ये परमाणु हथियार बना के दी। बिल्कुल, AQ बिल्कुल, खान को बिल्कुल। मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने अंत में AQ खान को मारना ही पड़ा। और हाँ जी। अगर वो इनके खुद के परमाणु बम होते पाकिस्तान के पास, अगर खुद के परमाणु हुँ, बम होते तो आज पाकिस्तान की जो भिखमंगी हालात हैं, पाकिस्तान आधी दुनिया को हुँ, बेच हुँ। चुका होता ये तकनीक। तो ये तकनीक किसकी है और किस तरह से, क्या आप ये समझा सकते हैं थोड़ा सा हम सब अंगारों को कि ये तकनीक का क्या बिल्कुल। खेल था और ये कब आई, कहाँ से आई, और वो पाकिस्तान में इन एयरबेस के ऊपर रखी गई। बिल क्लिंटन ने क्यों ऐसे फैसले लिए एक वक्त पे, थोड़ा सा अगर आप इसको अंगारों को समझा सकें। हाँ जी, बिल्कुल। ये पहली बात तो ये जो तुर्की में आपको मैं तुर्की का उदाहरण बताता हूँ कि अमेरिका ने तुर्की में अपना एक परमाणु बेस बनाया हुआ है, ठीक जो है। सभी तरह से एक स्पष्ट है कि वहाँ पर सारी दुनिया को इस चीज़ की जानकारी है कि तुर्की में एक न्यूक्लियर बेस है और उसकी निगरानी अमेरिकन आर्मी करती है। और उसका जो मकसद था, जो वेस्टर्न रशिया था, उसको टारगेट करने के लिए वहाँ पर अड्डा बनाया हुआ। ठीक है। और बिल्कुल, बिल्कुल उसी तर्ज पर पाकिस्तान में एक ये उसने परमाणु अड्डा स्थापित किया था यूएसए ने। उस समय में उसका जो इसके पीछे जो मकसद था वो सोवियत रूस का दक्षिणी भाग को टारगेट कर रही, क्योंकि उस जमाने में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होती थी। हम्म। अमेरिका इतना कैपेबल नहीं था कि उसके पास में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, वो अपने अमेरिका से छोड़ता और रशिया को हिट करता। नो, नेवर। वो उस समय बहुत सीमित दूरी तक छोड़ने वाले बॉम्ब और मिसाइल होते थे। इसीलिए उनको अपने दुश्मन को हिट करने के लिए इस तरह की जगह चाहिए थी जो उसके बिल्कुल करीब हो। अमेरिका तो बहुत दूर है रशिया से। हम्म। तो सभी चारों तरफ से अगर वेस्टर्न की तरफ से अगर उसने रशिया को टारगेट करना है तो वो तुर्की में बना दिया। और उस जमाने में आपको पता होगा कि सोवियत रूस का जो नक्शा था, उसका जो साउदर्न पार्ट था वो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब में था। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी थे जो उस समय सोवियत रूस का हिस्सा थे और ये पाकिस्तान के बिल्कुल करीब हैं। और इस चीज ठीक को है। रखते हुए ही पाकिस्तान में अमेरिका ने अपने परमाणु बेस जो है वो स्टैब्लिश किए। तो ये जब इन्होंने एस्टेब्लिश किए तो इस चीज का शोर मच जाता है कि आप तो एक उस समय एक ऐसा दौर था जब ये चर्चा होती थी कि परमाणु को इतना बहुत भयानक हथियार होता है, इसको यूजेज ना करो। इस चीज की विषय विषय बहुत गंभीर होता था यूएस वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ऐसे में पाकिस्तान ये उजागर नहीं करना चाहता था कि हमने पाकिस्तान को परमाणु दे दिए जब पकड़ा दिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई आपने वहां पर परमाणु अड्डे बना दिए हैं, वो तो पाकिस्तान के हाथ लग जाएंगे, वहां पर टेररिज्म है, तो ये आपने क्या किया। और अमेरिका को उन चीजों का जवाब दिया भी नहीं बनता। तो इसीलिए उन चीजों को छिपाने के लिए उसको राज को राज रखा। और इन्होंने इस प्रकार की एक स्टोरी गढ़ी कि पाकिस्तान ही परमाणु कैपेबल हो गया। हम्म। और जब पाकिस्तान खुद परमाणु कैपेबल हो गया तो अमेरिका की तरफ शक की नजर किसी की गई नहीं। सही है। हम्म। और AQ खान उस मिशन का एक हिस्सा था। AQ खान जो था वो परमाणु डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं था, बट वो हम्म। एक मोहरा भी चाहिए था कि भाई आप आपके मिसाइल किसने बनाई है, आविष्कार किया, कोई तो साइंटिस्ट होगा, वो कुछ तो बताना है ना कि हाँ हाँ जी ये दुनिया। साइंटिस्ट है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उनका जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसका एक वैज्ञानिक पकड़ा पाकिस्तानी जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था उस समय यूरोप में। वो उसको पकड़ दिया कि हाँ भाई ये है। मतलब ये तो होता नहीं कि किसी जिस वैज्ञानिक को आप जानती नहीं, दुनिया जानती नहीं, वो उसका एटॉमिक रिसर्च पर क्या काम है वो दुनिया को पता ही नहीं होता, उसने किया ही ना होता, उसको उठाकर लाती कि इसने बनाया, तो दुनिया इस चीज को विश्वास नहीं करती। उन्होंने हम्म। एक बहुत इसको सच बताने के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी गढ़ी कि आप दुनिया के किसी और देश में जो एटॉमिक रिसर्च पर जो कोई वैज्ञानिक ऐसा है
जो पाकिस्तानी भी हो और उसमें वर्क भी कर रहा हो, उसको चुना जाए। तो उसके लिए उन्होंने AQ खान उस समय अवेलेबल था, वो चुन लिया उन्होंने। तो उसको लाकर ये कह दिया कि सारी मिसाइल जो है इसने आविष्कार करी है। मतलब इसमें पाकिस्तान ने सच भी बता दिया कि कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो गया, वो वाला भी चीज लोगों को बता दी, ढल कर दी कि यस इस प्रकार से हो, और अमेरिका भी बच गया इस चीज में। लेकिन उस AQ खान को एक समय बाद जब अमेरिका को खतरा लगा कि ये व्यक्ति खुलासा कर सकता है, AQ खान हम्म, असल में बाद में जब पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आई, जब वहां के राजनीतिक हालात उथल पुथल वाले थे, तो जब उथल पुथल वाले होते हैं तो काफी से लूप होल जो होते हैं वो खुलकर बाहर आ जाते हैं, काफी चीजें बातें भी बाहर आ जाती है। तो वो दौर जब आया तो इन्होंने AQ खान को अरेस्ट करवा दिया, नजरबंद करवा दिया। हम्म, उसकी नजरबंदी का मतलब ही यही था। अमेरिका ने उसको दंडित किया ऐसा कुछ नहीं था, उसकी नजरबंदी का मतलब ही यही था कि वो खुलासा कर देता कि भाई हाँ, मैंने किसी न्यूक्लियर का आविष्कार नहीं किया, और ना मेरा इसमें कोई लेना देना है, ना पाकिस्तान ने किया, ये तो अमेरिका की परमाणु मिसाइलें हैं। इस प्रकार के खुलासे कर सकता था AQ खान, और उसको ये खुलासे कर देता तो ये सारा राज बाहर आ जाता। तो हम्म। इसीलिए जो पाकिस्तान उसने अमेरिका और पाकिस्तान ने यह तय किया कि इस व्यक्ति को नजरबंद ही कर दिया जाए, कि भेद जो है, एक राज है, वो बाहर ही नहीं आ सकता, और वो राज सदा के लिए दफन हो गया। दफन हो गया। लेकिन अभी उसके भारत को ये बात पता थी कि क्या चल रहा है, भारत इतना मूर्ख हम्म, नहीं था हाँ जी। उसको कि पता नहीं हो। हमारे थिंक टैंक है, हमारी जांच एजेंसियां हैं, उनको सब पता था कि चल क्या रहा है। वहां यकीनन पर पता। चल ये रहा था कि हाँ, सबसे पहले जो इनका परमाणु ठिकाना था पाकिस्तान ने, वो किराना हिल्स की पहाड़ियों में ही बनाया था। किराना हिल की पहाड़ियों में ही सबसे पहला परमाणु ठिकाना था इनका। नूर खान में बहुत बाद में बना, सबसे पहले अच्छा। यहाँ रावलपिंडी में बहुत बाद में बना। नूर खान एयरबेस के पास में उनका जो ठिकाना है परमाणु का, वो बाद में बना, पहले यहाँ पर बना था। यहाँ पर इन्होंने पहला परमाणु ठिकाना स्थापित किया। और 1995 में क्लिंटन जो प्रशासन है, एड क्लिंटन राष्ट्रपति जो वहां का तत्कालीन क्लिंटन थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका हम्म, पाकिस्तान के साथ में एक संधि करी, एक एक आदेश दिया क्लिंटन प्रशासन ने कि इस जो किराना पूरी की पूरी किराना पहाड़ी जो है श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला, इसको अमेरिकी निगरानी में दिया जाए। मतलब वो स्थान जो है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र, वो लोग ना, वहां पर लोग होंगे स्थानीय, कुछ भी नहीं होगा, वो अमेरिका की निगरानी में होगा। हाँ, एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट होगी वहां पर, एक हम्म। पाकिस्तानी चेक पोस्ट है किराना की पहाड़ियों के ऊपर। तो इन्होंने लोग किराना पहाड़ी के हिल्स। दूसरी तरफ में रहते हैं। हाँ जी, हाँ, आप जारी रखें, आप जारी रखें। हाँ जी। तो किराना हिल्स की जो इनकी जो पहाड़ियां हैं, उसको अपने निगरानी में ले लिया अमेरिका ने पूरी तरह से, हम्म, पूरी उनकी निगरानी में है। और नूर खान में इन्होंने मिसाइल छोड़ी। अब ये देखिए कि इन्होंने कन्वेंशनल मिसाइल छोड़ी, कि हम्म, कन्वेंशनल पेलोड छोड़ा, न्यूक्लियर पेलोड नहीं छोड़ा। कोई हम्म, हमारे पर रहम नहीं किया इन्होंने। ये हम्म। तो रखी ही इन्होंने न्यूक्लियर छोड़ने, जो मिसाइल का काम ही न्यूक्लियर पेलोड तो लेके जाने का है, उसको हम्म, कन्वेंशनल लेकर क्यों गए ये? हम्म, उसका मतलब ही यही है कि जो परमाणु हथियार पड़े हुए हैं, न्यूक्लियर जो है, उसकी उपयोग नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि वो ठिकाने इनके हाथ में नहीं। हथियार हाँ, इनके देश में है, बट वो हथियार चलाने की इनको इजाजत नहीं है ना, इनके पास में ये जो एक लेबोरेटरी है, अगर उस लेबोरेटरी में इनका कंट्रोल ही इनके पास नहीं है, तो उस लेबोरेटरी से एक हथियार कैसे ले जाते? एक बिल्कुल लैब में बिल्कुल। न्यूक्लियर, मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, साधारण सा बच्चों वाला, कि एक लेबोरेटरी है, और वो लेबोरेटरी जो है वो कैराना की पहाड़ी के बीच में स्थापित है, और लेबोरेटरी के अंदर परमाणु है, न्यूक्लियर है। तो वहां से उसकी आर्मी निकाल कर थोड़ी ना ले जा सकती थी, क्योंकि वो तो सारी हम्म, अमेरिका की देख रेख में है, जो तो वो तो हम्म, एसेट ही अमेरिका का है, अमेरिका का एसेट है ना वो तो, उसको कैसे ले बिल्कुल जा ऐसे सकते तो। थे? हाँ। तो इसीलिए आप ये देखिए कि हमें कहते हैं कि हम परमाणु सक्षम हैं, न्यूक्लियर सक्षम हैं, और न्यूक्लियर सक्षम कैपेबल मिसाइल भी हमारे पास है, लेकिन उस मिसाइल में आप कन्वेंशनल पेलोड लेके जाते हो, न्यूक्लियर नहीं लेके जाते। इसका मतलब न्यूक्लियर आपके हाथ में नहीं है, आपके देश के अंदर ठिकाना है अमेरिका का, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब आपके यहाँ पे किराए की एक दुकान में किसी मालिक ने अपना सामान रख रखा है,
आपने किराए पे जगह तो दे रखी है, लेकिन आप उस सामान के मालिक नहीं है जो सामान अंदर रखा है। जगह आपकी है। बिल्कुल। नहीं, जगह भी आपकी नहीं है। आपका 4 बीघे का एक खेत है। हाँ, आपका 4 बीघे का खेत है और उस 4 बीघे के खेत में 1 कनाल जो जगह है उसके ऊपर एक दुकान बनी हुई है। है हाँ। ना? वेयर हाउस बना हुआ है। वो वेयर हाउस हुँ, ही अमेरिका का है। वेयर हाउस आपका नहीं है, हाँ, आप वेयर हाउस का रेंट लेते हैं। आप अपने खेतों में बने वेयर हाउस का रेंट लेते हो, लेकिन वेयर हाउस के अंदर दाखिल होने की भी आपको परमिशन नहीं है। आप सिर्फ रेंट लेने की परमिशन है आपको, लेकिन उसमें दाखिल होने की परमिशन नहीं है। और वेयर हाउस के अंदर एक लैब स्थापित करी है जिसमें न्यूक्लियर है। ये स्थिति है एक प्रकार की, हम समझाना चाहें दर्शकों को। एक चीज़ और हम सब के सब यहाँ पर चर्चा में लाना हम्म। चाहेंगे, वो है कि जिस टाइम पर हम्म। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था, तो वो हाँ वक़्त जी। था जिस वक़्त पर अमेरिका ने भारी संख्या में हम्म। तालिबान को मदद करी, भारी संख्या में कट्टरपंथी ताकतों को मदद करी। तो एक तरह से जो इस्लामिक आतंकवाद को पोषित किया इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही, तो वो पोषण करने में हम्म। अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका रही। उसी दौर में हाँ इन्होंने जी। जब परमाणु बम इनको दिया, तो क्या इन्होंने हम्म। पाकिस्तान की बर्बादी की जो इबारत है वो नहीं लिख दी थी? कि आप एक फेक सिंड्रोम में रहोगे कि मेरे पास परमाणु बम है, जबकि आपके पास नहीं है। तो वो तो एक तरह से आपकी परमाणु बर्बादी की इबारत लिख। हाँ जी। हाँ जी। ये इस बारे में आपको बताता हूँ कि ये भी चीज जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु बम इनको पकड़ा दिया, ये वाली स्थिति भी नहीं है। मैंने हाँ। आपको बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया है कि ये स्थिति भी नहीं है। स्थिति हाँ, ये लेकिन है कि जनता को तो आपके यही बताया, जनता को यही लगा हाँ, कि हमारे पास परमाणु बम आ गया, जबकि वो परमाणु बम तो आया ही नहीं इनके पास कभी। नहीं आया इनके पास में। इनके खेतों के भीतर एक वेयर हाउस बना हुआ है। बस। एक हाँ, अमेरिकन व्यापारी ने वो वेयर हाउस रेंट पर ले रखा है। और उस वेयर हाउस के अंदर भी एक छोटी सी लैब है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। वो एक अमेरिका का एसेट है, उसको यूज भी अमेरिका ही कर सकता है, पाकिस्तान उसको जबरदस्ती भी दाखिल होकर नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज नहीं है हाँ। कि वेयर हाउस के अंदर गए आपने उसको अपने किराएदार को लाठियों से पीट दिया तो निकाल लिया, ये वाले भी नहीं हो सकती। क्योंकि वो हाँ, जिसके वो पास कंट्रोल होता है सोफिस्टिकेट वो उसको अंदर ही वो नष्ट हो गया। फिर अगर वो अंदर ही नष्ट हो गया फिर क्या करोगे आप? फिर तो और वो सभी के बहुत मुल्क ही तबाह हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड। हमारे अंगारों को भी ये बात अमूमन तौर पर पता ही होगी कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। और वो सोफिस्टिकेटेड हाँ। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो हथगोला है, मैं अंदर घुसूंगा उसको उठा लाऊंगा और मैं फेंकने लग जाऊंगा। उस वॉर हेड हम्म। को असेंबल करना पड़ता है। और उस असेंबलिंग से पहले बहुत तेरी ही परमिशंस चाहिए होती हैं। उस वॉर हेड के उसको हर पार्ट को एक अलग परमिशन चाहिए। हम्म। एक जो कैसे है ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक ब्रीफ केस होता है जिसके अंदर एक कोडिंग होती है। उसका हाँ, मतलब ये होता है कि उसने उसका उसका ऑर्डर देने का एक तरीका होता है कि परमाणु मिसाइल छोड़ने का जब भी ऑर्डर देना उसका तरीका होगा, आपके पास ब्रीफ केस है जो भी है। वो एक हाँ, वो एक जो पूरा सिस्टम होता है इसको कैसे करना है इम्प्लीमेंट, वो उसका एक पार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गुस्से और लेके आ गए। अच्छा, एक हम्म, इस तरह की चीज है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है। कोई जबरदस्ती आ जाए, वो मांगे कि जी हमारे पास आपके पास न्यूक्लियर है, हमने ये चलाना है, तो इस कंफ्यूजन में तो वो सारा कुछ ही नष्ट हो जाएगा। वो तो अमेरिका को ये लगेगा कि भाई किसी ने कब्जा कर लिया हमारी दुकान के अंदर, तो अब क्या करें? बिल्कुल। अब करना ये है कि भाई इसको इसको इधर ही नष्ट कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज और आरिन भाई, हाँ जी। ट्रंप बेहद ही समझदार इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हाँ जी। समझदार, बहुत जुझारू हम्म। भी है। लेकिन अभी पिछले हम्म। कुछ दिनों से ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने अभी भी हाँ जी। जब वो सऊदी के अंदर थे, तो सऊदी के अंदर भी हम्म। ट्रंप ने पाकिस्तान प्रेम के लंबे चौड़े कसीदे पढ़े हैं। और इनका मतलब जो हम्म। हो मतलब बहुत अलग होता है। ट्रंप जो कहता है उसका मतलब वही नहीं निकलता, उसका मतलब बहुत अलग निकलता है। और ट्रंप को भी आज के हाँ दिन जी। भारत की सामरिक जो एक महत्वपूर्ण स्थिति है उसका पता है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इस टाइम पर बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेशन और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोल बन चुका है। और उस पोल को इतना हाँ जल्दी जी। से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस सारे के सारे खेल में ट्रंप के हम्म। पाकिस्तान प्रेम को आप किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ये बात होती है कि जो अमेरिका जो किसे कहते हैं ना कि इसकी पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती। हाँ, प्रशासन चेंज होता है, यहाँ पॉलिसी चेंज नहीं कभी भी होती।
हम्म। इस चीज का सबसे बढ़िया उदाहरण, जो हम बहुत पहले समझदार लोग होते थे जिनसे हम बात करते थे, तो वो कहा करते थे कि भी यूएसए में सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन पॉलिसी रिजीम चेंज होता है, लेकिन पॉलिसी चेंज कभी नहीं होती वहां पर। पॉलिसी हम्म। डीप स्टेट की चलेगी ही चलेगी। हम्म। ये जो अगर हमने कहना है कि डीप स्टेट के खिलाफ है, आपको ये देख लीजिए, अब डीप स्टेट के खिलाफ भाषण दिया वो एक व्यापारी है, एलन मस्क। उसने डीप स्टेट के खिलाफ भाषण दिया। एलन मस्क हम्म। एक व्यापारी है, उसका बयान बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन कभी हाँ। ट्रंप ने देखा कि ट्रंप ने कहा हो कि डीप स्टेट के मैं खिलाफ हूं? उसने कभी इस तरह का बयान दिया? उसने कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया। एक व्यापारी मित्र है उसका, उसका बयान और प्रेसिडेंट का बयान ये कभी एक अलग अलग। समान नहीं होता, और ना उसके मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति कह रहा है ऐसा भी नहीं होता। वो डीप स्टेट जो थी वो पहले डेमोक्रेट्स के साथ में अच्छी तरह तालमेल बनाई हुई थी। मतलब वो डीप स्टेट थी, उसको कहा गया था कि आप अपना एजेंडा भी चलाओ, जो यूएसए का एजेंडा, अपना एजेंडा है मुख्य, और उस एजेंडे में हमारे डेमोक्रेट्स का भी कुछ हित बनाकर रखो। उसका मतलब ये होता था, ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ था उनका। ट्रंप की पार्टी को सिर्फ इस चीज से दिक्कत थी कि डीप स्टेट के मिशन से दिक्कत नहीं थी, लेकिन डीप स्टेट जो डेमोक्रेट डेमोक्रेट। पार्टी को जो एक उनके जो हित भी साथ में इन्वॉल्व कर रही थी, उसके रख रही थी, उससे दिक्कत थी कि भाई आप अपना मिशन करो लेकिन डेमोक्रेट पार्टी का मिशन मत करो। आप हमारा मिशन करो, उसकी बजाय आप अपना मिशन चलाते रहो, और एक हमारी पार्टी का मिशन जो है हाँ, उसको भी चलाते रहो। डेमोक्रेट की बजाय हमें आप आपसे अब कोई दिक्कत रिपब्लिक को नहीं। साथ ले लो। हाँ, उनका कहने का मतलब ये है कि आप हमें साथ ले लो मिशन में। इससे क्या होगा, आपका भी भला हमारा भी भला। तो अभी जो चीन ने ट्रंप इस है पूरे के इस हाँ फेस में जी, चला। हाँ जी। चीन ने आर्यन भाई इस पूरे के पूरे मामले में बहुत ज्यादा सी तत्परता नहीं दिखाई। तो चीन लगभग हाँ लगभग जी। मतलब झूलता सा ही रहा, वो पाकिस्तान के पक्ष में उस तरह से नहीं गया जिस तरह से उसको जाना चाहिए। तो रूस भारत के पक्ष में उस तरह से नहीं आया जिस तरह से उसको आना चाहिए था। इन दोनों घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि अगर हमने किसी को शो करना हो ना कि हमने पंचायत बुला ली, पंचायत के बड़े बड़े मेंबर हमारे घर में आ जाए, ये हाँ। एक अच्छी चीज नहीं होती। हाँ। पंचायत के बड़े बड़े मेंबर्स को छोटे मसलों में लेके आना, ये कोई बहादुरी नहीं होती। इसका मतलब ये हम्म। होता है कि हम कैपेबल नहीं है, इसलिए इनको बुलाना पड़ा। अगर हम्म। भारत आज कह दे कि भाई हम कैपेबल नहीं हैं, तो हम आपका ये फायदा देंगे, तो बड़े बड़े जो पंच बने हुए हैं वो भी आ जाएंगे हमारे यहाँ। को बड़ी बात तो नहीं है, बयान रशिया भी दे देगा। रशिया हम्म। बयान तभी देगा ना जब उसका कोई हित होगा। बिल्कुल। 1971 में रशिया का एक बहुत बड़ा हित था, सोवियत रूस को हमने बताया था कि भाई आपको इसके बदले हम हथियार लेंगे 71 के युद्ध के अगेंस्ट। जब आप हमारा साथ दोगे, हमारी सारी पॉलिसी सोवियत रूस की होगी। हम कम्युनिज्म को पैर पसारने देंगे भारत में, हम डिफेंस सेक्टर में सिर्फ आपसे हथियार लेंगे। ये तीन चीजों की लालच थी ना, तभी रूस खुल के आया था ना उस जमाने में। बिल्कुल। और आज की डेट में हमने कोई ऑफर ही नहीं दी, हमने बुलाया ही नहीं किसी पंच को, तो फिर वो क्यों बोलेगा? और उसके बोलने ठीक का है। भी क्या मायने रह जाएगा? हमें जरूरत भी क्या है कि वो बोले? हाँ, वो उसको तब मनाएंगे हम, अगर हम लगेगा हमें कि हम कैपेबल नहीं है कि भाई आओ आप हमारा मसला सुलझाओ, वो फिर एंट्री लेंगे। वो ऐसी स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए कभी भी किसी देश पर। और एक तरह से पाकिस्तान तो घोषित रूप से चीन की रखैल की तरह व्यवहार करता रहा है, तो चीन की चुप्पी। देखो अभी रशिया का एक तरह का न्यूट्रल न्यूट्रल रहना, वो ही हमारे पक्ष में ही है, वो चीज ही हमारे हाँ। पक्ष में है। इनफ है। बिल्कुल। और क्या चाहिए था हमें? हम तो ये कहते हैं कि हम तुम अपने फेवर में तुमसे बयान नहीं दिलवाना चाहते। हम केपेबल है भाई। मतलब हम्म। एक तो होता ना कि हमारी धमकी को लोग लाइटली लेते हैं, कि मतलब हम भारत है, हमारी धमकी को कोई लाइटली लेते हैं दुश्मन हमारे। तो कृपया रशिया जी आप धमकी दीजिए ताकि आपकी धमकी को वो सीरियसली। गंभीरता से ले। ऐसी स्थिति तो है ही नहीं। भारत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बाहुबल है। तो उसको जरूरत नहीं है कि रशिया हमारी तरफ से बयान दे। वह हमारी दी हुई धमकी ही अपने आप में बहुत गंभीरता से दुश्मन लेता है। इनफ है, हम कैपेबल हैं। तो रशिया का बयान देता है, इसको हमारे लिए इजराइल देता है, ये मायने नहीं रखाते। और बिना मतलब से किसी के पास बयान दिलवाने भी नहीं चाहिए, अंदर से काम लेना चाहिए। बयान दिलवाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अंदर से। हाँ, जिनके बयान दिलवाने जरूरी थे, जैसे सऊदी अरब के वो
कि हाँ भाई हम आपके साथ में हैं, ये थोड़ा-सा वो एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट थी। ताकि इस पाकिस्तान इंडिया वार को इस्लामिक वर्सेस इंडिया वार को रूप नहीं हमने देना चाहते थे। उस बात को देखते हुए ये काफ़ी अच्छी थी बात कि सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने कहा कि हाँ, आपको अख्तियार है आतंकवादी हमलों के खिलाफ करने का, वो बयान ज़रूरी था हमारे लिए। वो एक अलग क्या चीज़ हम है। ये हाँ, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान है इस टाइम पर, पाकिस्तान पूरी दुनिया से हुँ। अलग-थलग हो चुका है? क्योंकि एक चीज़ तो इसमें ये निकलती है आर्यन भाई कि पाकिस्तान के इस टाइम पे प्रोडक्शन वैल्यू 0 है। पाकिस्तान दुनिया को हाँ कुछ जी। नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान दुनिया को ना हाँ जी। अनाज दे पा रहा है, ना टेक्नोलॉजी दे पा रहा है, ना कोई और प्रोडक्शन दे पा रहा है। इवन बांग्लादेश भी दुनिया को रेडीमेड क्लॉथ देता था, लेकिन पाकिस्तान तो रेडीमेड क्लॉथ भी नहीं दे पा रहा है। तो क्या हम ये मान लें हुँ, कि पाकिस्तान का जो अंत है वो इस्लाम का भी अंत होगा? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस्लामिक फ़ौजों में सबसे बड़ी फ़ौज पाकिस्तान की ही फ़ौज है, जो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, हुँ, जो प्रॉपर एक प्रोफ़ेशनल वॉर प्रूव्ड आर्मी है। और अगर पाकिस्तान का अहित होता है, तो कहीं न कहीं वो पूरे हुँ। का पूरा इस्लाम का भी अहित है। लेकिन दुनिया ने पहली बार पाकिस्तान का अहित होने दिया, तो क्या हम ये मान लें कि जो पाकिस्तान का सूर्यास्त है, उसके साथ-साथ हुँ, जो हुँ। एक किताबी मज़हब और एक किताबी विचारधाराएँ हैं, वो बढ़ती हुई हुँ। तकनीक के साथ ये उनका भी सूर्यास्त है। हाँ, इस प्रश्न का मैं आपका उत्तर देना चाहता हूँ। वो इससे पहले एक मैं चीन के विषय पर आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं इस प्रश्न पर भी उत्तर ठीक, दूँगा। आपने ठीक जो है। कहा कि चीन का रवैया, अगर हुँ, चीन का रवैया हम देखा जाए तो चीन ने कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक बयान नहीं दिया। वो उसने नहीं उस दिया। लेवल का बयान दिया है, उसने कोई इतना देखा जाए ना अगर पाकिस्तान देखे कि जिस प्रकार तुर्की उसके बगल में खड़ा हुआ खुलकर, उस प्रकार चीन नहीं खड़ा हुआ, अगर गौर से बिल्कुल, देखा जाए। हाँ, बाकी छोटा-मोटा बयान देना तो वो चीन की भी मजबूरी है, क्योंकि चीन काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है ना इस समय सी पैक के नाम पर चीन का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में इस समय डूब चुका है। हाँ। वो उसकी वो जब जैसे आपने किसी अपने मित्र को कर्जा दिया हुआ है, ठीक है? आपको पता है यार ये अब मैं इसको कह भी कुछ नहीं सकता, अगर ज़्यादा कहूँगा तो मेरा सारा पैसा ही मर जाएगा। जो थोड़ा बहुत किश्तों में आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करी भी सारी भाड़ में चली जाएगी, तो उस चीज़ का लिहाज़ रखते हुए एक सदा हुआ कह लो कि थोड़ा-सा थोड़ी-सी हल्की-सी आवाज़ को बढ़ाते हुए, वॉल्यूम बढ़ाते हुए बयान दे दिया चीन ने, पाकिस्तान को खुश करने के लिए। वो ठीक, मजबूरी थी उसकी। समझ गया। लेकिन अगर बहुत बड़ी रणनीतिक देखा जाए जिस प्रकार तुर्की ने उसकी रणनीतिक सहायता करी है, हाँ, वो रोल तुर्की नहीं ने। नज़र आया चीन का। वो रोल नहीं नज़र आया उसका। अच्छा, आप एक बार इस्लाम के बारे में जवाब पूरा करें, उसके बाद हम हाँ, तुर्की की चर्चा वो करेंगे। अब मैं अब मैं पाकिस्तान के बारे में करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो गई तो देखो पाकिस्तान अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम नहीं रहेगा दुनिया में। हुँ, पाकिस्तान के आर्मी का या पाकिस्तान नेशन का खत्म होने का मतलब ये है कि अरबों को एक भाड़े के परिंदे जो मिलते थे वो मिलने बंद हो जाएंगे, ये नुकसान बिल होगा उसको। बिल्कुल सही। क्योंकि एक एक दौर था 70s और 80s का एक डिकेड था जब जो सऊदी अरब था, जो अरब कंट्री थी, ये बहुत बड़ी सैन्य पावर नहीं होते थे। इनके हुँ, पास कोई ना खासकर इनके पास कोई अच्छे से फाइटर जेट्स होते थे, ना इनके पास में इतनी बड़ी सेना होती थी, इतनी बड़ी थल सेना होती थी, ना इनके पास बॉम्ब होते थे। तो ये 2-3 चीज़ें इनके पास तो होती ही नहीं थी। और जो सबमरीन्स है जो जो उसको कह लो कि आप नेवी भी नहीं थी उनकी। नेवी भी उस समय पाकिस्तान की छोटी बहुत थी लेकिन उसकी नहीं थी। तो उस समय एक ऐसा दौर था जब उस अरब कंट्रियों को एक सैन्य चौकीदार की बहुत उसको ज़रूरत थी। उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी क्योंकि वो उसके पास में खुद कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आज देखा जाए तो जिस प्रकार से सऊदी अरब और दुबई, यूएई अपने जिस प्रकार से अमेरिकन फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, मिसाइल्स खरीद रहे हैं, सिस्टम खरीद रहे हैं, उसको आने वाले टाइम में पाकिस्तान की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो अपने आप में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैपेबल हो रही है वो सेना। आपने कभी न्यूज़ पढ़ना, उसकी जो डिफेंस न्यूज़ होगी, जो गल्फ कंट्रीज़ बिल्कुल, के बिल्कुल। रिलेटेड होंगी, तो आप उसमें ये देखोगे कि धीरे-धीरे उनके यहाँ भी जो नेवी है वो थोड़ी-सी डेवलप्ड हो रही है। वो पैसा अब डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगा रहे हैं इस समय। सऊदी अरब और यूएई जो है वो डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगा रहे हैं काफ़ी। और 4-5 साल और हद 10 साल की बात है जब उसको पाकिस्तान की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए इसलिए ज़रूरी है ना कि उसके पास एक भाड़े का परिंदा है। इस्लामिक हाँ, नेशन भाड़े है, का। एक विचार
इस्लामिक नेशन एक है, एक सोच है, एक ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप के पास एक चौकीदार नहीं था, मजबूत सैन्य चौकीदार नहीं था। वो मजबूत सैन्य चौकीदार इसलिए नहीं था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। उस जमाने में एक मजबूत चौकीदार इनके पास में था, लेकिन इनके लिए काम नहीं करता था, जिस पर जैसे हम्म। ईरान, इराक और लीबिया ये मजबूत सैन्य देश थे। इनके अरब देशों के मुकाबले, मजबूत खाड़ी देशों के मुकाबले मजबूत सैन्य देश थे। बट ये अमेरिका के खिलाफ थे, और जो गल्फ कंट्रीज थी वो अमेरिका के पक्ष में थी, इसलिए ये इनके लिए चौकीदारी नहीं करते थे। इनके लिए बचता था एक ही चौकीदार, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान। उसके संबंध भी अमेरिका के साथ नजदीकी थे। उसको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी कि आपके अमेरिका से संबंध है या नहीं, उसको ये था कि मुझे भाड़ा दे दो और मैं आपके लिए नौकरी करूंगा। ये कहना है। ये। हाँ, लेकिन हाँ लीबिया जी। लीबिया इराक और ईरान ये काम नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के अंदर और बट आने लीबिया, वाले टाइम में, ईरान और इराक। हाँ जी। हाँ, 5 से 10 साल, अब इस समय क्यों चलती है, जो आर्मी जनरल होता है पाकिस्तान का, उसकी सऊदी हम्म। अरब के साथ में इसलिए अच्छे रिलेशन होते थे अब तक के, क्योंकि वो एक भाड़े का करिंदा होता है उनके लिए, ठीक है। और आने वाले 5 से 10 साल बाद सऊदी अरब, यूएई इतने कैपेबल हो जाएंगे, उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पाकिस्तान के लिए वो दौर सही नहीं होगा उस जमाने में, क्योंकि इनको जो भी उस भाड़े के करिंदे के नाम पर जो पैसे मिलते हैं वो मिलने भी इनको बंद हो जाएंगे। इनके रिलेशंस में जो गर्मी थी वो कम हो जाएगी, सर्द हो एक। जाएंगे थोड़े से रिश्ते। जब जरूरत होती है ना, जरूरत का रिश्ता होता है, जब जरूरत खत्म होगी बिल्कुल। तो वो इमदाद मदद आनी भी बंद हो जाएंगी। तो एक चीज और आर्यन भाई, जिस टाइम पर पहलगांव का अटैक हुआ उस टाइम पर जेडी वेंस यानी कि अमेरिका के डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट जो थे, वो भारत में थे। जिस हम्म, टाइम पर ये पूरे का हम्म, पूरा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे, वो सऊदी के अंदर बैठे थे और ऐतिहासिक हथियारों की डील करके गए हैं। आज तक दुनिया में एक साथ इतने हथियारों की डील नहीं हुई जितने ट्रंप वहां पर बेच कर गए हैं। और वहीं पर उन्होंने हम्म, अहमद अल शरा को भी एक तरह से अभय दान, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन दे दिया हम्म, कि जो एक घोषित अपराधी था अहमद अल शरा, उस घोषित अपराधी को भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट तेरे से हाथ मिला रहा हूं और तू हमारा दोस्त बन चुका है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तेरे हाथ में एक ट्रेजरी आ चुकी है, एक नेशन की ट्रेजरी तेरे पास में है। तो उसी वक्त पर यह हाँ सारा जी, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था। क्या आपको इन सारी चीजों के हम्म। बीच में कोई जुड़ाव नहीं दिखता? हाँ, ये बहुत जांच का विषय है कि अगर हम बहुत से लोग अतीत को, है ना, अतीत भूल जाते हैं। अतीत हाँ। कभी भूलना नहीं चाहिए। जब क्लिंटन भारत के दौरे पे आया था तो कश्मीर में छत्तीस सिंहपुरा में एक नरसंहार हुआ था, 36 सिखों का। होली के आसपास की बात है ये, हम्म। होली के दिन की बात है ये। उस दिन होली का या त्योहार उस दिन था या आने वाला था, ऐसा कुछ करके था। और क्लिंटन का दौरा हुआ था अमेरिका का भारत में, और उस समय 36 सिंहपुरा कांड हुआ था। बहुत उस समय चर्चा भी हुई थी, तो वहां पर हत्या हो गई थी होली खेल की। वही लोग बिल्कुल उसी स्टाइल में देखा जाए तो अभी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और जेडी वैंस उपराष्ट्रपति जो अमेरिका का, वो भारत का दौरा कर रहा है। और अमेरिका जो है, वो ट्रंप प्रशासन है, वो उनको काफी आतंकवादियों को अभयदान दे रहा है, ये भी नजर आया। और उसको अभयदान के बदले तुर्क जो कतर है उसको गिफ्ट कर रहा है, जहाज गिफ्ट कर हम्म। रहा है। तो ये जांच का विषय है। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का क्या रोल है इस पहलगाम नरसंहार के पीछे, ये काफी जांच का विषय है। और हमें यकीन है भारत की जो थिंक टैंक है, भारत के महानुभव जो बैठे हुए हैं, इस चीज को बिल्कुल सीरियसली लेंगे और इसका कुछ ना कुछ हल तो करेंगे। जो इसमें शामिल हैं, अगर अमेरिका भी शामिल है तो भारत का जो प्रशासन है तो वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा। ये आप लिख लो लीजिए। और किसी भी, वो किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा, ये वो खुद देखेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें क्या अमेरिका का लगता भी है इन रोल हुआ सारी तो चीजों के अमेरिका को भी पीछे? माफ नहीं करेंगे। हाँ जी। आपको क्या लगता है आर्यन भाई, हम ही वो थिंक टैंक हम्म, हैं क्योंकि अंगारे खुद में सेल्फ सफिशिएंट हैं? आपको क्या लगता है कि इस सारी घटना के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ वो हथियारों की लॉबियां हैं, जो हथियारों की लॉबियां अपने हथियारों को बढ़ते हुए ही देखना चाहती हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय से जो अमेरिकन हित है वो राइज नहीं कर पा रही है।
ट्रंप के आने के बाद भी उन्होंने कि नए-नए टैक्सेस लगा चुके हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो तेज़ी अमेरिकन इकोनॉमी में नहीं देखी जा रही है, जिस तेज़ी का अनुमान दुनिया लगा रही थी। तो उस तेज़ी के अनुमान में इस टाइम पर दुनिया के 2 सब जिसमें चीन और भारत, जिसके अंदर आधी दुनिया की आबादी जो है वो स्थापित है। उन दोनों देशों के खिलाफ क्या अमेरिका एक साथ मोर्चा खोल सकने में सक्षम है? नहीं, अमेरिका इस चीज़ में सक्षम नहीं है। इसीलिए वो अपनी किश्ती की एक पाँव जो है वो चीन की तरफ भी रखा हुआ है। ये सच्चाई कबूल स्वीकार करनी चाहिए हमें। वो दोनों को एशिया में 2 बड़े जायंट्स हैं, वो दोनों को एक साथ दुश्मनी उनके साथ में दुश्मनी रख सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ उसके खिलाफ नहीं चल सकता है। और इसीलिए वो एक दौर ऐसा होता है जिसमें वो एक कश्ती का एक पैर भारत की तरफ रख लेता है और एक पैर जो कभी एक ऐसा दौर आ जाता है जब वो कश्ती का एक पैर चाइना की तरफ रख लेता है। जब उसने भारत के खिलाफ चलना होता है तो वो चाइना की तरफ हो जाता है और जब उसने चाइना के खिलाफ चलना होता है तो वो भारत की तरफ हो जाता है। तो उसकी मानसिकता और मंशा जो है वो पवित्र नहीं है और इस पवित्र मंशा और मानसिकता और चीन की भी नहीं है। अगर हम सोचे कि चीन के साथ हमारी संबंध हो जाए अमेरिका के खिलाफ, ये हम सोचते हैं, चीन नहीं सोचता। चीन का प्रशासन और चीन का थिंक टैंक इस प्रकार का है कि उसने एक जमाने में अमेरिका के बहुत नजदीक था वो। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली चीन को मजबूत करने का रीजन ये था रशिया के खिलाफ, रशिया के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा करना, ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा था और उस पॉलिसी के तहत ही चीन को बढ़ाया गया, चीन को मजबूत आर्मी उसकी बनाई गई ताकि वो रशिया रशिया कोई तरह रशिया की मजबूरी है कि यूक्रेन युद्ध में फंस गया, तो चाइना के साथ उसको अपने आर्थिक रिश्ते रखने जरूरी हो गए थे क्योंकि उस पर आर्थिक हुँ। सैंक्शन लग गए थे। बट रशिया रशिया को भी एक डर चाइना के खिलाफ हमेशा ही है। बहुत गहरा मित्र वो चाइना का भी नहीं बन सकता वो कभी भी। उसको वो इस चीज को हाँ, अच्छी तरह जानता है क्योंकि जो व्लादिवोस्टोक एरिया है जो रशिया के अंडर है वो किसी जमाने में मिंग मिंग चीन में जो मिंग शासन होता था उस जमाने में वो हिस्सा चीन के पास होता था और वर्ल्ड वार से भी पहले के समय में जब रशिया रशिया के जार थे वो विस्तार कर रहे थे उस जमाने में उन्होंने चीन के इस बड़े से हिस्से को ये मंचूरिया बड़ा बहुत बड़ा एक हिस्सा है कोरिया के बेल्ट की तरफ लगता हुआ इसको अपने तरफ ले लिया था, इसको कब्जे में ले लिया था। और चीन की आंख आज भी एक बयान आया था 2 से 3 साल पहले यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले कि हम व्लादिवोस्टोक जो है शहर रशिया का पैसिफिक में हाँ। उस पर दावा कर दिया था चीन ने। बिल्कुल, वो तो बहुत एक हॉट टॉपिक रहा था उन दिनों। हाँ बहुत, तो रशिया इस बात को जानता है कि कभी ना कभी देर सवेर चीन से भी हमें खतरा है। तो इसी चीन प्रकार हम भी कभी चीन पर भरोसा नहीं करते, बेशक उसके अमेरिका के साथ संबंध समय समय पर बिगड़ते बनते हैं, लेकिन वो चीन के साथ इतने भी संबंध कभी बिगड़ेंगे नहीं अमेरिका के कि हम आस लगाए बैठे कि चीन के खिलाफ मोर्चा ही खोलना है, अमेरिका बहुत लंबी दुश्मनी लेके चलेगा चीन के खिलाफ और हमें हमारा सहयोग लेगा, उस चीज से भी हमें बाहर आना चाहिए क्योंकि अमेरिका दोनों तरफ पैर रखे हुए। आर्यन भाई, हम अमूमन अमूमन हमारे इस अंक की समाप्ति की सीमा पर पहुंच रहे हैं। अंत में हाँ मैं जी। आपसे यही सवाल पूछूंगा कि ये पूरे की पूरा जो पूरी दुनिया के अंदर ये गफलत का माहौल है, इस गफलत के माहौल को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? और क्या जो अभी ये रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को नए नए अनुभव हुए हैं, क्या भारत के ये नए अनुभव भारत की जो विदेश नीतियां हैं उनको किस तरह प्रभावित करेंगे? और भारत की विदेश नीतियाँ दुनिया के अंदर जो ये एक विश्व युद्ध का माहौल है, उसे कैसे प्रभावित करेंगी? देखिए, ये जो गफलत का माहौल है, ये तो समय-समय की बात है। हर समय एक दशक ऐसा होता है कि एक हुँ, दशक था जब तालिबान बहुत बड़ा इश्यू होता था, अफ़गानिस्तान इश्यू होता था। एक दशक था जब ईरान बहुत बड़ा इश्यू था, इराक इराक बहुत सॉरी बहुत बड़ा इश्यू था। अब जो डिकेड चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया का मुद्दा है, बहुत हैवी है और यहाँ चीन की तरफ एशिया में बहुत ये तो चलता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं और जो हमारी विदेश नीतियाँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी विदेश नीतियाँ जो है ना फेल हुई हैं, ना हमारी विदेश नीतियों में कोई अंतर है। हमारी विदेश नीतियाँ पहले की तरह सूक्ष्म हैं
और जो हमने जिस समय हमने फ़ायदा लेना था अमेरिका से हमने ले लिया। ये तो है नहीं कि हमने अमेरिका का फ़ायदा करवा दिया और हम अपना नहीं लिया। जो हमने जिससे फ़ायदा लेना था वो लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर जो फ़ायदा किसी से अहमद अल शरा की तरह कल को अमेरिका हाफिज सईद को भी अपनी आतंकवादी लिस्ट से हटा दे और जो हाफिज हुँ, सईद है उसके साथ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठ के हुँ, एक फोटो सेशन करवाएं तो क्या हुँ, असर होगा? क्योंकि जब अहमद अल शरा जो इतना बड़ा एक तरह से जेनोसाइड और मैसेकर करने वाला आदमी रहा है, जो आईएसआईएस हुँ, का बहुत बड़ा कमांडर रहा है, जब अहमद अल शरा हुँ। को माफ किया जा सकता है तो फिर वो भरोसा नहीं किया जा सकता ना कि वो कल को हाफिज सईद को भी माफ कर देंगे और वो कहेंगे कि ठीक है, एक जहाज के बदले हम अहमद अल शरा को माफ कर रहे हैं तो हो सकता है दो जहाज के बदले हम हाफिज सईद को भी माफ कर दें। तो क्या इस बदले हुए माहौल में भारत की जो विदेश नीतियां हमें उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे या हमारी विदेश नीतियों में कोई बदलाव नहीं आने वाला? देखिए, एक एक जहाज गिफ्ट होने के बदले उस आतंकी को लिस्ट से बाहर निकाल दिया ऐसा नहीं है। ये तो हम्म, एक टोकन मनी थी कि जब हमारे घर में एक मेहमान आता है और वो जी, मेहमान के साथ हम बहुत खुश हो जाते हैं, अभूतपूर्व दिन पल बिताए हैं उस मेहमान के, तो उसको जाते समय एक बड़ा गिफ्ट देकर भेजें। वो इस चीज़ का हिस्सा था। असल में जी, उसको आतंकवादी की लिस्ट में निकालने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अरब कंट्रियों ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस डील करी। अब तक की हम्म, सबसे बड़ी हथियार खरीद सब करी। इससे पहले क्या था, ईरान कोई इतना बहुत बड़ा खुलकर खतरा नहीं था अरब के लिए। लेकिन पिछले हम्म, 3-4 साल से हम देखा जाए, 4-5 साल से का माहौल देखें तो जो गल्फ कंट्रियां हैं, सऊदी अरब, यूएई, ये बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रही है ईरान से कि ईरान हम्म, आपने जब जब इसकी ट्रंप के पिछले रिजीम में जब लड़ाई हुई थी ईरान की, तो ईरान ने सीधी धमकी दे रखी थी कि अगर हमारी हम्म, तरफ अमेरिका ने मिसाइल दागी तो हम सीधा हमला दुबई पर करेंगे। और हम्म, दुबई जो है वो उसकी आर्थिक नस है, अरब देशों की आर्थिक नस जो है गल्फ देशों की, वो दुबई है। तो उसके बाद में ये भी जागे हैं, नींद से बाहर आए हैं अरब देश, खाड़ी देश भी, और उसने अपने आप को बहुत मजबूती से सैनिक हथियार रखने शुरू कर दिए, अपनी आर्मी को डेवलप करना शुरू कर दिया, हथियार खरीदने शुरू उस रणनीति के तहत अब तक की सबसे बड़ी हथियार खरीद उसने करी है सऊदी अरब, दुबई ने, कि हमको अब तक के इतने हथियार आज से पहले कभी अमेरिका से नहीं खरीदे थे। जितना बड़ा ऑर्डर इस बार उन्होंने दे दिया, वो जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ मजबूत होना चाहते हैं और लगभग दस पाकिस्तान से अपनी ट्रिलियन डॉलर निर्भरता का। को खत्म करना चाहते हैं। हाँ जी। और वो जब इतनी बड़ी डील उसको मिल गई और वो व्यापारी जो अमेरिका है और दुकानदार ट्रंप है, वो खुश हो गया उस चीज से। उसने कहा कि चलो ठीक है, आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने आपको देखो कितना बड़ा ऑर्डर दिया, और हम आपकी, अब मानो आप एक कार लेने जाते हो किसी शोरूम में, बहुत महंगी 15-20 लाख की आप कार लेते हैं, तो वो उसके बदले में आपको केक भी खिलाता है, आपको चाय भी देता है, बिस्किट भी खिलाता है, कॉफी भी खिलाता है। तो अभी उसके यहाँ पर आपने बहुत बड़ी एक परचेजिंग करी है और उसके बदले में चाय कॉफी के तौर पर उसने वो आतंकियों की लिस्ट से नाम हटा दिए अमेरिका ने। और वो जो सारा घटनाक्रम था कि आप बहुत बड़ी डील दी हमने आपको, एक हथियारों की ऑर्डर दिया, और आपने हमें हमारे आतंकियों की लिस्ट से नाम हटा दिए हैं। तो अब इस चीज से हम बहुत प्रसन्न हुए ट्रंप साहब, और आपको हम एक हवाई जहाज एक तोहफे में देते हैं आपके जाते समय, ताकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे कि ये दौरा था, वो बहुत ही अब तक का ऐतिहासिक दौरा था और लिखा जाए सफल रहा। इतिहास में गोल्डन शिप। हाँ, ये चीज थी, वो हथियारों की डील। अब इसी प्रकार पाकिस्तान बहुत बड़ी डील दे दे अमेरिका को, एक मतलब कि पाकिस्तान रोज 100 रुपए का राशन खरीदने की औकात रखता है, और एक दिन ऐसा आ जाए कि उसका पूरे का पूरा ग्रोसरी स्टोर ही खरीद ले अमेरिका का। भाई आज का जो हाँ, जितना भी राशन है वो सारा ही दे दे, हम तुमसे खरीद ले, तो वो निश्चित है वो हाफिज सईद को भी लिस्ट से बाहर निकाल देगा। हाँ, लेकिन आर्यन भाई, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है अभी, कि अरबों जितनी औकात तो नहीं उसके है। पास नहीं आटा तो वो भी कब खरीदने का, के ही नहीं, पैसे नहीं है, वो नहीं, किराने की सारी दुकान कहाँ से खरीद लेगा? नहीं तो वो कब का हाफिज सईद को भी लिस्ट से बाहर निकलवा चुका होता। तो आर्यन भाई, वक्त की जो संख्याएं हैं वो हमें कह रही हैं कि अब हाँ जी, हमें अनुमति लेनी होगी हमारे सब अंगारों से। और मैं हाँ हर जी। अंगारे की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए और दैनिक अंगारा के लिए निकाला और बहुत आप बहुत अंगारा धन्यवाद। कम्युनिटी के
एक चमकते हुए अंगारे हैं और आप वो चमकते हुए अंगारे हैं, जो चमकता हुआ अंगारा अपने अंदर ज्ञान का एक अथाह भंडार लिए हुए है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं मेरे सारे अंगारों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सारे के सारे अंगारे, अंगारा कम्युनिटी के जितने भी हमारे मेंबर हैं, वो इतना ज़्यादा हमें प्यार दे रहे हैं और ये वाली वीडियो जो है वो जानकारियों का एक सागर है हमारे पूरे के पूरे अंगारा कम्युनिटी के लिए। ये एक ऐसी वीडियो है हमारे अंगारा कम्युनिटी के लिए जो एक साथ उन्हें देश-विदेश और पूरे के पूरी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सार सामने रख देती है। तो आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें क्योंकि ज आपके कमेंट जो हैं वो हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए, अंगारों के लिए और माता हिंगलाज के लिए काम करने के लिए। तो मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को नमन करता हूँ और आप सबसे इस वादे के साथ एक अनुमति लेता हूँ कि हम फिर से आपसे मिलेंगे और आर्यन भाई फिर से हमारे साथ होंगे एक नए मुद्दे और एक नए विचार विमर्श के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। जय